अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे कि आपको मालूम है ये 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और थर्ड है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस वक्त हमने 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है आपके सामने। और ये उसका इनकम स्टेटमेंट है, ये उसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने कॉलम्स बनाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये एक कॉलम्स ये हो गए। ठीक, इस पे आपने डेटा लिखनी है, यानी पार्टिकुलर्स यहाँ पर आएंगे, बाकी इधर वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखते हैं हम, हमारे पास सेल्स इसमें दी है टोटल 8 लाख रुपीस की। हमने 8 लाख रुपीस की सेल्स दी, ये रही सेल्स। देन उसमें से हम देखेंगे सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट में हमारे पास इस ईयर में सेल रिटर्न दिया हुआ है टोटल 20,000 का। तो हमने 80,000 में से 20,000 माइनस कर दी, ये आगे 7,80,000 नेट सेल्स आ गई। ठीक है, देन हम हेडिंग लगाएंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग, जो कि आप ऊपर आपको दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 2,25,000। देन उसमें ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस में ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन। अच्छा, बस आपको ये चीज नोट करनी है कि वैल्यूज कहां पर पुट की जा रही है इस वक्त। ठीक है, इसको आप गौर से देखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखने के बाद आप परचेज लिखेंगे इस कॉलम में। देन परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लस कर लेंगे, या फिर टोटल परचेज आ जाएगी। टोटल परचेज में से माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न और परचेजेस डिस्काउंट। हमें दिया हुआ यहाँ पे परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है 40,000। हमने टोटल परचेज में से परचेजेस रिटर्न माइनस किया, या आ गया हमारे पास नेट परचेज। नेट परचेज को हमने बिगिनिंग इन्वेंटरी में प्लस कर दिया, या आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स 11,25,000। ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद या इस मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से हमने माइनस कर दिया मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, जो कि हमें नीचे दी हुई है इस वक्त 2,60,000 की। ये इसमें से माइनस होने के बाद ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया, या आ गया हमारे पास ग्रॉस लॉस। लॉस क्यों आया, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं आया? इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ज्यादा है और हमारे पास सेल्स जो है वो कम है। सेल्स कम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, यानी 85,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, देन हम हेडिंग लगाएंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि इसमें मिस्टेक नहीं हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस 40,000। ठीक है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, तो हमने डायरेक्ट 40,000 लिख दिया एक्सपेंस में। अगर एडजस्टमेंट होती तो उसको एडजस्ट करते, इसके फार्मूले मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, उसके अंदर तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो उसमें लिखे हुए। ठीक है, तो किस तरह एक्सपेंस किस तरह इधर कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी उसमें लिखे हैं। तो इसमें सैलरी एक्सपेंस जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 40,000 का, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 40,000 यहाँ पर एक्सपेंस में ले लेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हमें तो ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 26,000 का और नीचे लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 30,000। ऊपर भी रेंट एक्सपेंस है और नीचे भी रेंट एक्सपेंस है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो नीचे जो एक्सपेंस होता है वो लेते हैं, चाहे ऊपर कम हो, ऊपर ज्यादा हो, या नीचे कम हो, नीचे ज्यादा हो। ठीक है, नीचे वैल्यूज कुछ भी हो, नीचे वाला एक्सपेंस होगा। ये इसको इस तरह कह लें कि ऊपर 26,000 हम एक्सपेंस कर चुके हैं और नीचे बोल रहा है 26 नहीं 30,000 का एक्सपेंस हुआ, यानी आप 4,000 अगर और प्लस कर देंगे वो भी 26 और 4 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो समझने के लिए सिंपल अगर हम देखें तो इसको इस तरह इजीली याद हो जाएगा। अगर नीचे एक्सपेंस आ जाए तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है, ऊपर एक्सपेंस कितना है, कम है, या ऊपर एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह हम एडजस्टिंग एंट्रीज में देखते हैं इसमें नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया कि अगर नीचे एक्सपेंस आ जाए डायरेक्ट लेंगे। नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 30,000, हम रेंट एक्सपेंस डायरेक्ट 30,000 लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। हम देखते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है हमें 5,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर जो ट्रायल बैलेंस है उसमें 5,000 दिया हुआ है, नीचे कोई उसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। अभी आपको बताया अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपको जो है वो एक्सपेंस दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी कोई भी हम उसकी जो है जब ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, ट्रायल बैलेंस में कोई भी एक्सपेंस दे दिया जाए और नीचे उसकी कोई डेटा फॉर एडजस्टमेंट ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला एक्सपेंस डायरेक्ट ले लेंगे। तो इधर जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो ऊपर दिया हुआ है 5,000 रुपीज और नीचे उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, तो हम डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हमने यहाँ पे डायरेक्ट 5,000
ले लिया, ठीक है। 3 होगा एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है 1,35,000 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1,35,000 डायरेक्ट ले लिया। अगर ये आपसे बोलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कॉस्ट का 10% निकालिए, जो भी परसेंटेज देगा, तो हम ऊपर जो कॉस्ट दी हुई होती है उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके फिर इधर एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1,35,000, हमने डायरेक्ट ले लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है 5,000 फॉर द ईयर, 5,000 बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ है। और ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे पहले ही मौजूद है 4,500 का। तो 4,500 हमारे पास पहले से रिजर्व रखा हुआ है और इसके मुताबिक हमारे पास टोटल 5,000 का बैड डेट एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 4,000 पहले से अवेलेबल है, तो हम 500 लेंगे यहाँ पर, यानी क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर देते हैं। तो हमने 500 का बैड डेट एक्सपेंस ले लिया। 1 2 3 4 5 इन 5 एक्सपेंसेस को प्लस किए तो यहाँ पर आ गया 2,10,500 के एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। ये नेट लॉस है, माइनस में है, और ये भी इस वक्त माइनस करते हैं इसमें से, तो ये माइनस माइनस ये प्लस होगा यहाँ पर, और ये आ गया हमारे पास तो नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स, नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स, यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा बस, ठीक है। तो 2,90,000 और माइनस में आ रही है तो नेट लॉस ही हो गया 2,95,500। कैसे आएगी, ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होके ये अमाउंट आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें इनकम टैक्स दिया हुआ है 10,000, आपने 10,000 इनकम टैक्स माइनस करना है, तो ये माइनस में है, ये माइनस होगा, माइनस माइनस होगा प्लस 3,05,500 की टोटल आपकी हो गई नेट इनकम आफ्टर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद वाली अमाउंट, ठीक है। लास्ट में हमें कमीशन दिया हुआ है, बल्कि ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस में कमीशन दिया हुआ है 7,06,000 का। तो हमने 7,06,000 की कमीशन जो दिया हुआ है उसको प्लस में दिया है, प्लस में ये, ठीक है। ये माइनस में है, आपकी जो नेट इनकम आफ्टर इनकम टैक्स वो माइनस में है, और आपका जो कमीशन है ये प्लस में है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो 7 लाख बड़ी अमाउंट है, तो डिफरेंस आएगा वो प्लस में आएगा। तो हमारे पास जो नेट इनकम आ रही है या टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 4,05,000 रुपीज, ठीक है। ये 4,05,000 रुपीज के हमारे पास नेट इनकम आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट बना हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग में हमारे पास सबसे पहले कंपनी का नेम लिखा हुआ है XY कंपनी लिमिटेड, फॉर्मेट बनेगा इसका इसी तरह, इसका भी इसी तरह बनेगा। इधर स्पेस कम था थोड़ा, तो मैंने ऊपर हेडिंग भी लगाई है, ठीक है, वरना इधर इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग लगेगी, जिस तरह ये स्टेटमेंट की हेडिंग यहाँ लगी है। XY कंपनी लिमिटेड है कंपनी का नाम, फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2011, ठीक है। आपने ये हेडिंग्स इधर भी लगेंगी, इधर आ जाएगा XY कंपनी, देन इनकम स्टेटमेंट, और फिर फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2011, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रिटेन एंडिंग की ओपनिंग वैल्यू ऊपर हमें दी हुई है 3,10,000 लिखा हुआ है रिटेन एंडिंग, तो रिटेन एंडिंग की ऊपर ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई है 3,10,000, हमने लिख दिया 3,10,000 रिटेन एंडिंग की वैल्यू ओपनिंग बैलेंस है ये। इधर जो नेट इनकम आई है आपकी 4,00,500 यानी 4,05,000 रुपीस की जो नेट इनकम है आपने यहाँ पे प्लस कर दी। ये आगे टोटल रिटेन अर्निंग का टोटल बैलेंस आ गया 7,10,500 का। देन इसमें से हमने माइनस कर दिया कैश डिविडेंड, लिखा हुआ है कैश डिविडेंड 10% ऑन कैपिटल। ऊपर कैपिटल हमें गिवन है, पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पर 8 लाख रुपीस, 8 लाख का 10% निकाला है, ये आ गया 80,000। देन लिखा हुआ है प्लांट एक्सटेंशन एप्रोप्रिएट 50,000 फॉर प्लांट एक्सटेंशन, हमने प्लांट एक्सटेंशन लिखा 50,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिजर्व एप्रोप्रिएट 40,000 फॉर कंटीजेंसीज के लिए लिखा है 40,000 लिख दिया। तो ये कैश डिविडेंड हो गया जो कि 10% है कैपिटल का। प्लांट एक्सटेंशन हमें दिया 50,000, कंटीजेंसी दिया 40,000, इन तीनों को प्लस किया, ये आया 1,70,000 टोटल बैलेंस। 7,10,500 में से आपने 1,70,000 माइनस कर दिया। रिटेन एंडिंग का एंडिंग बैलेंस आ गया 5,40,500 और ये 5,40,500 जो बैलेंस है ये इस वक्त जाएगा बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इस वक्त 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 की इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने XY कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2011। ये जो बैलेंस शीट बनी है ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट है। क्लासिफाइड बैलेंस शीट में आपके जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपकी आती है इक्विटीज और राइट हैंड पे आपके आते हैं एसेट्स, ठीक है। तो पहले इक्विटी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी सेक्शन में आपने सबसे पहले लिखना है रजिस्टर्ड कैपिटल, और रजिस्टर्ड कैपिटल में हमें ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर 8 लाख शेयर्स 10 ईच,
तो 8 लाख शेयर्स ₹10 ईच, टोटल कितने होगा 80 लाख रुपीस, यानी 80 लाख रुपए के शेयर्स हो गए हमारे पास। इसको हमने डबल लाइन लगा के इधर इसलिए लिखा है कि ये जो एथराइज कैपिटल है इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ये टोटल में प्लस नहीं होता, ये एक तरह की अप्रूवल होती है कि कंपनी जो है वो 8 लाख शेयर 10 रुपीस ईच के इशू कर सकती है, ठीक है, यानी 80 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है, ये जस्ट अप्रूवल होती है, ठीक है। तो ये अप्रूवल मिली कंपनी को कि वो 80 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है, तो कंपनी ने इसमें से जितने शेयर पब्लिक को इशू कर दिए वो कहलाता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। वो पेड अप कैपिटल टोटल का जो टोटल इक्विटीज का जो टोटल आता है उसका पार्ट बनता है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल या अथॉराइज कैपिटल उसको हम लिख तो देते हैं यहाँ पर, डबल लाइन लगा के रोक देते हैं यहाँ पर, और इसको टोटल में यानी जो टोटल इसमें प्लस नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में हमने लिखा है पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपीस, हमने यहाँ पे लिख दिया 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट रिटेन एंडिंग, जो ये हमने अभी लास्ट वीडियो में रिटेन एंडिंग के एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट किया था 5,40,500, वही एंडिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा है। रिटेन एंडिंग का ये एंडिंग बैलेंस है जो हमने स्टेटमेंट में निकाला था, एक बैलेंस 5,40,500 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट हमने हेडिंग लगाई है लायबिलिटीज की। हम लायबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो हमने एक ही उसमें लिख दिया यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को मिक्स करके लिख दिया। तो लायबिलिटीज में पहले हमने शॉर्ट टर्म लिखी है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में हमारे पास अकाउंट्स पेबल है और अकाउंट पेबल दिया 40,000 रुपीस, हमने यहाँ पे लिखा है अकाउंट पेबल 40,000 रुपीस। नेक्स्ट हमें दिया हुआ रेंट पेबल, जो रेंट पेबल है किस तरह है, ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 26,000 और नीचे लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 30,000 रुपीस। तो ऊपर 26,000 का रेंट एक्सपेंस है और नीचे लिखा हुआ है 30,000 का रेंट एक्सपेंस, मींस आप 26,000 रेंट पे कर चुके हैं और आपने 4,000 का रेंट मजीद पे करना है, ठीक है। तो ये 26 और 4 हो जाएंगे 30,000 रुपीस। तो 26 पे हो गया, 4 पे करना है, तो आपने जो पे करना है वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी आपने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट अगर हम फार्मूला इसका देखें तो फार्मूले में हमने डिस्कस किया था, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह एक्सपेंस आ जाए और नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा हो तो डिफरेंस से पेबल को रिकॉर्ड करते हैं। तो उधर भी वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। ऊपर रेंट एक्सपेंस है 26,000, नीचे रेंट एक्सपेंस है 30, तो डिफरेंस आ रहा है 4,000 का पेबल, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कैश डिविडेंड लिखा हुआ है 10% ऑन पेड अप कैपिटल। हमने कैश डिविडेंड जो है 10% निकाला पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख का 10% आया 80,000 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट हमें 10% बॉन्ड्स पे भी दिया हुआ 2 लाख रुपीस, हमने बॉन्ड्स पे भी लिख दिया। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। रिजर्व एंड फंड की हेडिंग लगाएंगे, उसमें जितने भी रिजर्व आपने क्रिएट किए वो तमाम रिजर्व आएंगे। लिखा हुआ है इसमें अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर प्लांट एक्सटेंशन। ये प्लांट एक्सटेंशन जो है वो 50,000 रुपीस का है और रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज जो है वो 40,000 है। तो हमने रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 40,000 लिखा है यहाँ पर। ये रिजर्व हमारे कंप्लीट हो गए और ये हमारा पार्ट शेयर होल्डर इक्विटी का और ये लायबिलिटीज का और ये शेयर होल्डर इक्विटी का हमने कंप्लीट किया और वो टोटल किया तो टोटल बैलेंस आ रहा है 17,54,500 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एसेट्स हमारे पास है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास कैश दिया हुआ है, कैश इन बैंक दिया हुआ है 94,500, ये हमने 94,500 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमें अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए कि इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स नीचे दिया हुआ है 5,000 रुपीस, डेटा फॉर एडजस्टमेंट 5,000 लिखा हुआ है, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल में से 5,000 रुपीस माइनस कर दिया। 1,50,000 में से 5 माइनस किया, ये आ गए 1,54,000 रुपीस, ठीक है। एक चीज और क्लियर कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ होता है कि अलाउंस और बैड डेट जो है वो 10% है अकाउंट रिसीवेबल के, तो हम देखते ऊपर अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है। अगर ऊपर अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 दिया हुआ है और हम 1,50,000 का 10% निकालते तो आता है 15,000, तो हम डायरेक्ट 15,000 यहाँ लिख के और 150 में से 15 माइनस करके 1,35,000 लिख देते हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी उससे बोला है कि डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है। नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000, तो हमने 150 में से 5,000 माइनस किया, ये आ गया 1,45,000 रुपीस। नेक्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी हुई है। नीचे जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी हुई होती है, ऊपर बिगिनिंग दी हुई है हमें। जो नीचे एंडिंग इन्वेंट्री है वो हम बैलेंस शीट में लेते हैं। नीचे एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है 2,60,000, तो हमने इन्वेंट्री ली 2,60,000 रुपीस। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस हमें ऊपर दिया हुआ है 12,000 रुपीस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने 12,000 इसलिए ले लिया कि नीचे प्रीपेड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। जब एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट
प्रीपेड को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई एडजस्टमेंट दी हुई होती है, कोई एक्सपायर या एक्सपेंस की एंट्री होती है, तो माइनस करके एडजस्ट करके उसको यहाँ पे लिखते हैं। अभी नीचे कोई डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं है रिलेटेड टू प्रीपेड, तो हमने प्रीपेड को डायरेक्ट कॉपी कर दिया। तो हमारे करंट एसेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, आगे हमें दी हुई है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपको मशीनरी दी हुई है 15 लाख रुपीस, ये हमने लिखी है मशीनरी 15 लाख रुपीस की। नेक्स्ट आपको नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बैटेड जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 1,35,000 का आपको दिया हुआ है, नीचे कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1,35,000 का, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपको जो अलाउंस और बैड डेट्स डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो है 1,50,000। 1,35,000 1,50,000 जब हमने प्लस किया तो आया 2,85,000, यानी डेप्रिसिएशन में नीचे जो अलाउंस दिया हुआ है वो और ऊपर जो अलाउंस दिया हुआ है दोनों को प्लस करके लिखेंगे। हमने 135 और 150 प्लस करके निकाला 2,85,000, और कॉस्ट में से वो 2,85,000 माइनस करके और उसकी वैल्यू निकाल ली, नेट वैल्यू 12,15,000 रुपीज। लास्ट में हमें लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 रुपीज, हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 यहाँ पर लिख दिया, और इस तरह हमारे तमाम हेड ऑफ अकाउंट जो है वो यूज हो चुके हैं। कुछ इनकम स्टेटमेंट में चले गए और कुछ बैलेंस शीट में आ गए, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का टोटल हम करते हैं 17,54,500 आ रहा है। आपका जो इक्विटी सेक्शन है वो भी 17,54,500 आ रहा है। आपका जो एसेट सेक्शन है वो भी 17,54,500 दोनों इक्वल आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट हमने जो है ये इन 2 वीडियोस के अंदर जो है वो 2011 रेगुलर की इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट बना के ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।